नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने डीआईजी रेंज बरेली में अपनी तैनाती के दरमियान अपने एक ज़िले बरेली की एक घटना का उल्लेख करूंगा। बात 5 जून 2020 की है। लॉकडाउन लगा हुआ था, आवाजाही बिल्कुल बंद थी, शहर देहात सब में सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी। कोरोना संक्रमण अपने चरम पर था। इसी बीच एक सूचना आई, थाना सिरौली ने इन्फॉर्म किया कंट्रोल रूम को कि सिरौली के एक गांव बरसेर, सिरौली के एक गांव बरसेर में एक बाग है जिसको गुड्डू का बाग, ऋषिपाल का बाग कहते हैं। बाग के पास में एक मरघट है। गुड्डू के बाग में बच्चे खेला करते हैं और वहीं से गांव के ही हरदयाल का लड़का गुड्डू 7 वर्ष का गायब हो गया है। गांव वालों ने पूरी कोशिश की। गुड्डू के साथ ये भी था कि ये दिव्यांग था, मानसिक रूप से मंदित था, छोटा बच्चा था, इसलिए हमेशा बच्चों के साथ खेलता रहता था। पूरा गांव गुड्डू को बहुत लाड़ प्यार करता था, क्योंकि जो उसका हाव भाव था, उसका बोलने का अंदाज था, किसी से भी कुछ मांग लेना, किसी का भी कुछ खा लेना, किसी के यहाँ चले जाना, तो जैसे स्वच्छंद स्वभाव का था, क्योंकि मंद था, बुद्धिमत्ता में दिव्यांग था, उसका गायब हो जाना लोगों को खल गया। जैसे ही सूचना आई, आप समझ सकते हैं कि 7 साल का बच्चा दिव्यांग गायब हो गया, गांव से ही बच्चों के बीच में खेलते समय। घटना की सीरियसनेस सूचना पर ही सबको समझ में आ गई। सभी लोग भागे घटनास्थल की तरफ। सीओ आंवला, सिरौली के थानाध्यक्ष, एसपी ग्रामीण तत्काल पहुंच गए। पीड़ित परिवार से, हरदयाल के परिवार से बातचीत की। हरदयाल के परिवार से बातचीत करते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उस गांव में 2 पक्ष हैं। दोनों पक्षों में प्रधानी को लेकर एक विवाद पिछले बहुत सालों से, 10 साल से चला आ रहा है। और हरदयाल के एक भाई थे, खानदानी भाई थे, भजनलाल। उनकी वर्ष 2016 में गोली मारकर हत्या भी हुई थी। उसमें दूसरे पक्ष के लोग जेल गए थे। तो जैसे ही बच्चा गायब हुआ, परिवार ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। परिवार ने यह कहा कि गांव के ही विष्णु, मलखान, लोकमान, श्रीपाल, हरिशंकर, इनको तुरंत उठाया जाए, इनके साथ सख्ती की जाए, तभी बच्चे का पता लगेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बच्चे को गायब किया है। खैर, पुलिस ने अपना काम शुरू किया। लोगों ने ये बताया कि 5 जून को दिन था, शुक्रवार, उसको अंतिम बार वहाँ लंगूर बहुत उस क्षेत्र में रहते हैं, तो लंगूर के किसी एक लंगूर के पीछे भागते हुए देखा गया था। ऋषिपाल के उस बाग में वो खेल रहा था, उसी समय बाग में लंगूर आया होगा। बाकी बच्चे शायद लंगूर देख के भाग गए, लेकिन ये उसके पीछे पीछे भागता हुआ आगे कहीं चला गया। उसके बाद से किसी ने भी गुड्डू को नहीं देखा। खैर, आरोप प्रत्यारोप जिस पे लगाए गए उसका संज्ञान लेना भी आवश्यक था कि शायद जो ये लोग कह रहे हैं वो बात सही हो। एक तो मृतक के एक तो गुमशुदा के चाचा के बारे में लोगों ने बताया, जिसकी हत्या हुई थी। एक भाई
उनका और बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। सुंदरलाल, उनके बारे में भी कुछ कुछ बातें लोगों ने बताई। दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। सारी टीमें भेज दी गई और फिर वही एसओपी कि लोगों के साथ उसको ढूंढना शुरू किया, आना जाना शुरू किया, आसपास सब जगह कोशिश की देखने की, लोगों के घरों को देखा गया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अगले दिन यानी 6 जून को दोपहर में करीब 1:30 बजे, जब पुलिस भी मौजूद थी वहाँ पर, काफ़ी लोग थे। अब चूंकि दो पक्षों की तनातनी थी, फोर्स ज़्यादा बच्चे के को ढूंढने में लगी थी। पुलिस को भी यह अंदाज़ था कि अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो ये फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ जाएंगे। तभी करीब 1:30 बजे गांव के किसी व्यक्ति ने खबर की कि गांव के बाहर गुड्डू की लाश एक तालाब के किनारे उतराती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस वाले, गांव वाले, सारे लोग उस तरफ भागे। औंधे मुंह पड़ी हुई वो छोटे 7 साल के बच्चे की लाश थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही थी। उसको तुरंत बाहर निकाला गया, मृत्यु हो चुकी थी। फिर वही आरोपों की बात, जो इसके घर वाले थे मृतक के, वो पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि हम कब से बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों का काम है, देखिए इन्हीं लोगों ने मार दिया। बड़ा नेचुरल सा, स्वाभाविक सा रिएक्शन था जो किसी भी दो पक्ष के विवाद में कहीं पर होता है। पुलिस के सामने अभी पहली समस्या थी कि तत्काल बॉडी को पंचायतनामा करके वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि शव को रख के राजनीति करना ये बड़ा पुराना शगल है किसी भी इलाके के लोकल पॉलिटिशियंस का। जिससे विरोध है, अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ जरा सी भी मिल जाए तो बार्गेन करने का मौका चाहिए। रखेंगे मेन हाईवे पर, रोड पर, पुलिस आएगी, हटाने की कोशिश की करेगी। ऐसे मौके पे कभी पुलिस बल का प्रयोग नहीं करती। उसका कारण ये है कि एक शव पड़ा हुआ है, अगर बल प्रयोग में शव के साथ जरा सा भी छेड़छाड़ हो जाएगी तो जो सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पर वो बहुत हाई होंगे, वो भीड़ मरने मारने पर आमादा हो जाती है। इसलिए पंचायतनामा जब उसका लिखना शुरू हुआ तो पंचायतनामा में, मैंने आपको बताया, पंचायतनामा जो जिल्द पंचायतनामा होता है, एक व्यक्ति के पंचायतनामा भरने में शरीर के सभी अलग अलग पार्ट्स, जैसे सिर का, फ्रंट का, पैर का, बैक का, उसके रेखा चित्र बने होते हैं अलग अलग पन्नों पे, और पंचायतनामा भरने वाला उन स्थानों को निर्दिष्ट करता है जहां पर उसे चोट दिखाई देती है। एक बहुत पंचायतनामा करते समय सब इंस्पेक्टर ने, और पंचायतनामा में 5 लोगों के गवाही, 5 लोगों का साक्ष्य लिखा जाता है कि ये पंचायतनामा मेरे सामने भरा गया, चोटों का उल्लेख सही सही किया गया, और मृत्यु का कारण जो पंचों की राय में, राय पंचान उसमें लिखी जाती है, पंचों की राय में मृत्यु का कारण फलाना है। ये तो पोस्टमार्टम में डिसाइड होगा कि मेडिकली क्यों और कब इस जिसका पंचायतनामा या जिसकी बॉडी है उसकी कब मृत्यु हुई है। तभी एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की गई कि बच्चे के अंडकोश को, नंगा शरीर था उसका, उसके अंडकोश को काट के निकाल लिया गया है। ऐसा बहुत कम, मैंने तो खैर कभी सुना नहीं था कि शरीर के अंगों में सिर्फ अंडकोश काट के किसी धारदार हथियार से काट कर निकाला गया, और एक्सेसिव ब्लीडिंग में उसकी संभवतः डेथ हो गई। पंचायतनामा में इस बात का उल्लेख करते हुए पंचायतनामा भर दिया गया और बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो मृतक के पूरे परिवार, गुड्डू का पूरा परिवार, पिता हरदयाल, चाचा सुंदरलाल और बाकी और बहुत लंबा परिवार है, इन सब लोगों ने बस एक ही रट लगाई कि साहब पकड़िए, इनको पकड़िए, इन्हीं लोगों ने ये किया है। तो ये हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए। खैर किसी को शंका नहीं थी,
जिस तरह से शरीर का वो घाव था, जिस तरह से वो इंजरी थी, मृत्यु उसी से कारित हुई होगी, इसमें किसी को शंका नहीं थी। पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था, पहले तो ने जो नंबर ऑफ़ इंजरीज़ हैं 1 2 3 4 करके लिखी जाती हैं, उसमें वही एक इंजरी लिखी हुई थी और कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटी मॉर्टम इंजरीज अंकित था, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। एस्फिक्सिया होता है, शॉक होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। बात तय हो गई और फौरन मुकदमा लिखने के लिए इनको वहाँ से भेज दिया गया। हरदयाल के भाई सुंदरलाल ने एक पीएम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा थाना सिरौली पर लिखवाया। क्राइम नंबर 158/20, धारा 302, 120 बी, और इसमें उसने नामजद कराया अपने विरोधियों को, विष्णु को, मलखान को, लोकमन, ओमकार, श्रीपाल, हरिशंकर और उदेश 6 लोगों को, जिनसे इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, उन्हीं को इन्होंने नामजद करा दिया। रंजिश का कारण भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हरदयाल के भाई भजनलाल की 2016 में हत्या हुई थी। दूसरे पक्ष के 4 लोग या 5 लोग जेल गए थे। दूसरा, हरदयाल के दूसरे भाई यानी मृतक के एक चाचा सुंदरलाल गांव के ही एक आदेश नाम की महिला का काफ़ी उसकी ज़मीन है, उसकी बटाई पर खेती किया करते थे। आदेश का कोई भाई नहीं था। आदेश की भी एक पुत्री थी। आदेश की ससुराल बबराला, संभल में बबराला में थी और उसका पति वहाँ अध्यापक था। यानी उस पूरे खानदान की जो मालकिन थी, आदेश की बेटी, उसके भी कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर वो चिंतित रहा करती थी। एक दूसरा भाई हरदयाल का महिपाल, जिसका तंत्र मंत्र में विश्वास था, उसके पास ये मृतक गुड्डू का ताऊ था महिपाल, उसके पास रविंद्र नाम का एक आदमी आया करता था, जिसको सधा हुआ तांत्रिक लोग कहते थे, बड़ा तांत्रिक कहते थे, और वो इनका गुरु भी था महिपाल का। गांव में जब ये सब बातें पता लगीं तो ऐसा लगा कि शायद खुल गया ये केस और इसमें ज़रूर इन्हीं लोगों का हाथ होगा जिनका नाम लिखाया गया है। बड़ी जो हमारी जितनी तरकीबें थीं, एक तो ग्राउंड पर आदमी छोड़ के पता करने की, सादे में आदमी गए, इंस्पेक्टर के, बीट के, कांस्टेबल्स के अपने जो कांटेक्ट हैं उनसे गए, कई दिन तक इन लोगों ने बातचीत की। एक ही निष्कर्ष निकल कर आया कि नामजद लोग जो हैं वो सब गलत हैं। घटना के वक्त उसमें आधे से ज़्यादा लोग गांव के बाहर थे। ये बात सर्विलांस सेल की CDR से भी कंफर्म हो गई। यानी जो लोग नामजद थे, ये नामजदगी गलत है, बात कुछ और है। अब बात कुछ और है अगर, तो बात क्या हो सकती है? फिर वही तलाशी, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये ऋषिपाल की बाग थी, उसमें एक मरघट है, जहाँ जो शमशान है, जहाँ पर वो खेलता हुआ गायब हुआ है, उसी से लगा हुआ थोड़ा आगे की तरफ वो तालाब है। आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार, मरघट जिसे कहते हैं, अंतिम संस्कार के बाद पानी का बहुत काम होता है। लोग जो डेड बॉडी को लेके जाते हैं या अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, गांव में वो लोग वहीं पर नहाते हैं और कुछ दिन बाद 10वें दिन वहीं पर आकर, उसी जगह पर आकर अपने सारे बाल, अपने जिसको कहते हैं बाल, छिलवा लेते हैं शुद्ध होने के लिए। ऐसा जो सोसाइटी में जो चला आ रहा है, कारण क्या है ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन यही होता आ रहा है। तो मरघट वो अच्छी जगह नहीं मानी जाती, लेकिन ज़रूरत सबको पड़ती है। मरघट के तालाब में उसका
उतराना या वहाँ पे मारा जाना, ये तय हुआ कि ज़रूर कुछ न कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड ये मामला है। आसपास देखा गया तो वहाँ चूँकि वो मरघट था और वहाँ तंत्र साधना करने वाले वैसे भी लोग करते थे, कई जगह वहाँ पर तंत्र की सारी सामग्री पाई गई। कौन सी सामग्री इस बच्चे के लिए अगर तंत्र मंत्र में इस्तेमाल हुई है तो कौन सी है, ये कहना मुश्किल था। कोई बता नहीं सकता था कि कौन सी इनमें से कौन सी सामग्री इसके तंत्र मंत्र में गायब हुई है। एक बात ये तय हो गई कि गुरदयाल यानी मृतक के पूरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार, इसमें बहुत से लोग तंत्र मंत्र के जानने वाले भी थे और मानने वाले भी थे, और बाहर से कई एक तांत्रिक भी वहाँ आया करते थे। पूरे परिवार का नंबर लिया गया, सर्विलांस की सारी टेक्निक से बात की गई, जिन जिन पे शक था उनको उठाया गया, और उठाते उठाते कोई 47 व्यक्ति जो इससे संबंधित समझ में आए थानों पर लाए गए। पूछताछ की गई, किसी किसी से अध्याय वाली भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर जारी रहे। जिन लोगों की नामजदगी थी उसमें, और जब उनको भी पता लगा कि पुलिस की विवेचना में उनकी नामजदगी गलत पाई गई, वो ये आरोपित कर रहे थे कि मंदबुद्धि था, इनको पता था कि बहुत दिन तक इसकी सेवा शुश्रूषा करना और इसको पढ़ाना लिखाना बहुत दुरूह कार्य है। इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उस एंगल को भी देखा गया और बहुत अच्छी तरीके से करीने से देखा गया, लेकिन उसमें भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। ये तय पाया गया कि ये तंत्र मंत्र के कारण उस निरीह बच्चे की, जो बेचारा स्वयं ईश्वर की जो सृष्टि का कोप भाजन हुआ हो, मंदबुद्धि हो, उसकी जान चली गई। एसएसपी इस घटना को लेकर बहुत चिंतित थे और बहुत बार इस घटना के बारे में अखबारों में लिखा गया। बच्चा छोटा था, दिव्यांग था, मंदबुद्धि था, और जो हत्या करने का जो तरीका था वो बड़ा विभत्स था। सामान्य रूप से हत्या के जो मामले हैं बच्चों के, वो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बहुत ढेर सारे बताए हैं, लेकिन किसी बच्चे के गुप्तांग को काट लेना और बड़ी सफाई से काट देना उसको, ऐसा नहीं कि ब्रूटली उसे काटा गया या उसे चोट पहुंचाएगी, उसे काट ही लिया गया किसी शार्प एज्ड वेपन से। तो ये हुआ कि इसका ये पता करो कि जो तंत्र मंत्र जो लोग करते हैं, इस तरह के तंत्र करने का फ़ायदा किसको मिलेगा। हर तरह के तंत्र हैं, एक तो नरबली होती है, गले को काट दीजिए, एक जलाने वाली बलि होती है, तरह तरह की बलि होती है तंत्र में। तो एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों की टीम बनाई गई, जो तंत्र विद्या को जानने वाले या जो तांत्रिक, जो फर्जी तांत्रिक घूमते रहते हैं। हर गांव में किसी न किसी का संपर्क होता है और हर गांव में कोई न कोई इस तरह का आदमी होता है जिसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। वो उन्हीं की शरण में जाता है और वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं जब तक कि उसके पास की अंतिम पाई न खर्च हो जाए। सब इंस्पेक्टर भी पढ़ा लिखा था, उसने भी काफ़ी मेहनत से, क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था, उसने काफ़ी मेहनत से इस पे जानकारी करनी शुरू की। वैसे तो मेरा भी तंत्र मंत्र में कोई विश्वास नहीं है और तंत्र मंत्र का कोई साइंटिफिक आधार भी नहीं है। ये सब होने के बाद भी तंत्र मंत्र मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही बातचीत में मैंने कहा कि तुम बताओ, उसने कहा सब कॉमन तो ये है, जो ट्रेडिशनल तांत्रिक यानी जो अनपढ़ टाइप के, जो बिना किसी शिक्षा वाले तांत्रिक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई गुरु मिल गया, उसने कुछ 2-4 चीज़ें बता दी, नींबू काट दिया करो, मिर्चा टांग दिया करो, फलाना कर दिया करो, मुर्गी काट दिया करो, बकरे की बलि दे दिया करो, इस तरह की जो सामान्य प्रचलन में अवधारणाएं हैं,
उसके हिसाब से इसका संबंध वीर्य से होना चाहिए, सीमेन से, सीमेन की बलि, और ये उसी के लिए होगी जिसके संतान नहीं हो रही है। लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, इसके बारे में कोई चीज़ प्रचलन में नहीं है। उसने दूसरी बात बताई कि मैंने साहब गूगल पे इसे सर्च किया और कई दिन कई रात मैंने इस पे बर्बाद किए, ताकि हो सकता है हमें कुछ लीड मिल जाए, और अगर लीड मिलेगी तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उसने ये बताया कि तंत्र जो शास्त्र में वर्णित है, जो पुराणों में वर्णित है, जो आधिकारिक रूप से जिसे तंत्र विज्ञान कहते हैं, वो 3 तरह का होता है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। उसका ये कहना है कि इसमें सब अलग अलग प्रक्रियाएं, और लेकिन ये इसमें धार्मिक प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं, बलि की प्रक्रियाएं इसमें बहुत कम हैं। लेकिन एक दूसरा शास्त्र है वाराही तंत्र। इसमें सृष्टि के बनाने वाले और सृष्टि के नष्ट करने वाले दोनों देवताओं की पूजा का उल्लेख है, और उसमें ही ये उसने बताया कि उसमें ही ये उल्लेख है नरबलि का, और अलग अलग अंगों की बलि का भी उल्लेख है वाराही तंत्र में। और उसमें भी कहीं नेट पर आप भी सर्च करेंगे तो उसमें कहीं इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो निसंतान व्यक्ति हैं वो फलां पूजा पद्धति को फॉलो करते हुए अगर वीर्य की बलि देते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्त होगी। ये ध्यान रहे हम 21वीं सदी में हैं। ये भी ध्यान रहे कि पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान में हम कंप्यूटर साइंस में सबसे आगे हैं। ये भी ध्यान रहे कि सिलिकॉन वैली का 75% हिस्सा, 75% कंपनियां भारतीय टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हैं, और तब भी इस तरह के विज्ञान के मानने वाले आज भी हैं। बहुत दिन की बात नहीं है, 2020 अगस्त की बात है ये। पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। कल किसी ने ये लिखा था कि आप पुलिस की सक्सेस स्टोरीज बताते हैं जिसमें क्राइम हुआ और पुलिस ने वर्कआउट किया। क्या अब तक आपको कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली जो आज भी आपके लिए चैलेंज है और जो इसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है? कल की पार्ट में किसी की टिप्पणी थी, मैं उनकी टिप्पणी का स्वागत करता हूं, और ये भी मानता हूं कि उनकी सोच ठीक है, सही दिशा में। हमें अपनी, हालांकि मैं पुलिस की कमियों को बराबर जिस जिस केस में, जिस जिस प्रकरण में मेरे सामने आई है उसका उल्लेख करता हूँ। पुराने बहुत ढेर सारे ऐसे, और बहुत बार मैं बता चुका हूँ, और कुछ जिक्र भी मैंने किया है लखनऊ की कुछ घटनाओं का जो आज भी कभी कभी मुझे परेशान करती हैं। गूंगी बहरी 2 बहनों की हत्या नहीं खुली, 75 साल के पति पत्नी घर से गायब हुए, आज तक न वो मिले न उनकी डेड बॉडी मिली। लेकिन अब चूंकि वो उस पीरियड के बारे में किस्सा गोई के अलग अलग अंक दिए जा चुके हैं, तो पीछे किसी घटना का उल्लेख किया जाना आज के संदर्भ में उचित नहीं है। इसलिए मैंने आज ये बताया कि इस केस में अब तक हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। स्थानीय पुलिस, चूंकि 2 ग्रुप थे, राजनीतिक दबाव था, दोनों अपनी अपनी जगह पावरफुल थे, स्थानीय थाने से इसकी विवेचना किया जाना संभव नहीं हो रहा था। मैंने ये विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दी। आज क्राइम ब्रांच के निरीक्षक प्रमोद कुमार आज की तारीख में इसकी विवेचना कर रहे हैं, और आज भी प्रमोद को, हमारे एसएसपी को और एसपी रूरल को ये उम्मीद है कि हम ज़रूर घटना की तह तक पहुंचेंगे, सही कल्प्रिट को हम गिरफ्तार करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं, जो साक्ष्य जिसको कहते हैं पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य, उनको एक एक करके सबको सच झूठ के तराजू पे तौला गया, लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची।
जो हमारा मानना है, एक तो जो तंत्र मंत्र में इतने लोगों की जान गई, बच्चा तंत्र की बलि, मंत्र की बलि चढ़ गया। किसने चढ़ाया होगा, कौन इसका लाभार्थी होगा? जो परिवार स्वयं तंत्र मंत्र में विश्वास करता है और बड़े गांव में जहां उसके आधे से ज़्यादा विरोधी हैं, वो इतनी सफाई से काम करके निकल जाए, इसकी भी संभावना बहुत कम है। और जो उनके परंपरागत विरोधी हैं, वो किसी मंद बुद्धि बच्चे पर इस तरह की आजमाइश करेंगे, इसकी भी संभावना बहुत कम है। आप दोनों आँखों से देख के अगर तराजू से तौलें, ये कह देना बहुत आसान है कि तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला मृतक का परिवार हो सकता है किसी वजह से उसने ही इसके साथ ये घटना की हो। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका पहले से जिनकी रंजिश है, जो लोग किसी की हत्या में जेल जा चुके हैं, झूठा जेल में गए या सच्चा जेल में गए ये नहीं कह सकता मैं, पुराना मामला है, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए एक बच्चे के ऊपर इस तरह का काम किया। ये दोनों बातें फ़िलहाल किसी एविडेंस से, किसी सबूत से, किसी पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य से साबित नहीं हो पाई। एक छोटे बच्चे की हत्या है, मन को खटकती है। कभी कभी उसके पेरेंट्स आते हैं, मेरे कार्यालय भी आते हैं, उनको देख के दुख होता है कि बहुत बड़े बड़े केसेस हमारी पुलिस ने, हमने मिल के सॉल्व किए। ये गांव का बिल्कुल जिसको कहते हैं ना धुर गांव का, और अभी तक हम हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप भी विचार करिए, सब आपके सामने है, पूरी घटना खुली किताब की तरह आपके सामने है। मृतक के परिवार में तांत्रिकों का आना जाना, मृतक के ही परिवार में एक ऐसी महिला की संपत्ति पर खेती करना जो बच्चे की तलाश में, जो जिसकी बेटी को बच्चे नहीं हैं उसकी तलाश में तमाम तांत्रिकों का सहारा ले रही है, और दूसरी तरफ उनके ट्रेडिशनल राइवल जो मरने मारने पर उतारू हैं, जिस किसी को पा जाएंगे उन्हें मार देंगे। दोनों आपके सामने हैं, आप भी विचार करें। हो सकता है आपके दिए हुए विचारों से हम कहीं किसी जगह पहुंच सकें। कल के कमेंट के बाद मैंने भी अपना ये धर्म समझा कि कुछ ऐसे केसेस जिसमें हम कहीं नहीं पहुंच पाए हैं, उसका भी जिक्र आपके सामने करें। मैं इसकी विवेचना की मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं गया। साक्ष्य जिस दिन मिलेंगे, जिस किसी के खिलाफ मिलेंगे, उनके विरुद्ध वही कार्रवाई होगी जो अब तक होती आई है। लेकिन फ़िलहाल हम शून्य में हैं, फ़िलहाल हम किसी दिशा में नहीं हैं। विवेचना अभी चल रही है, विवेचक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। आप भी कुछ विचार करें। इस तरह की बहुत ढेर सारी घटनाएं मैंने आपको आपके ज्ञानवर्धन के लिए सुनाई हैं। पुलिस का पक्ष भी इसमें बताया है, परिस्थितियां भी बताई हैं, क्या हश्र हुआ ये भी बताया है। हो सकता है आप और बरेली में अगर इसको कोई सुन रहा हो, अगर उसको किसी तरह की जानकारी है, तो आप हमारी भी मदद करें और उस निरीह बच्चे की न्याय दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।